नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई अफसर अपने नाम, पद और पावर को छोड़कर एक आम आदमी बन जाए, तो पुलिस थाने में उसके साथ कैसा बर्ताव होगा? क्या उसे सम्मान मिलेगा या वही थप्पड़, वही गालियां जो हर गरीब को मिलती हैं? आज की कहानी किसी हीरो की नहीं है, ये कहानी है उस अफसर की जो सच देखने के लिए खुद झूठी नजरों का शिकार बन गया। एक जिलाधिकारी जिसने चमकदार गाड़ी नहीं चलाई बल्कि पुरानी बुलेट उठाई, न किसी को बताया न बत्ती लगाई, बस सीधे उस थाने जा पहुंचा जिसकी दीवारों में घमंड बसा था। और फिर जो हुआ वो न किसी अफसर ने पहले किया, न किसी दरोगा ने सोचा। थाने में थप्पड़ पड़ा, मगर वो थप्पड़ एक चेहरे पर नहीं था, वो पड़ा पूरे सिस्टम की गरिमा पर। कैसे एक गुप्त ट्रांसमीटर ने पूरे जिले की तस्वीर बदल दी, कैसे एक वीडियो ने पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर सिस्टम को सुधारना है तो पहले उसे उसी की नजरों से देखना होगा। इस वीडियो में जो आप सुनने जा रहे हैं वो एक रिपोर्ट नहीं, एक चुपचाप की गई क्रांति है, जिसने यह साबित कर दिया कि बदलाव भाषणों से नहीं आता। बदलाव तब आता है जब कोई चुपचाप झुककर देखना शुरू करता है, सच्चाई को नजदीक से। सुबह के करीब 9:30 बजे का वक्त था। जिले की सड़कों पर रोज की तरह गाड़ियां दौड़ रही थीं, दुकानों के शटर खुल चुके थे और ट्रैफिक पुलिस अपने अपने मोर्चे पर तैनात थी। मगर उसी वक्त जिलाधिकारी विवेक चौधरी ने कुछ अलग करने का निश्चय किया। उन्हें कई दिनों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जनता की, गरीबों की, मजदूरों की, महिलाओं की, कि थानों में उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है और कभी-कभी तो बिना वजह लॉकअप में डाल दिया जाता है। इन शिकायतों की जांच के लिए विवेक ने कई बार आदेश दिए, रिपोर्ट मांगी, लेकिन हर बार कुछ भी ठोस नहीं निकलता। सबूत की कमी, गवाहों का डर और पुलिसकर्मियों की चालाकी, यह सब कुछ उस सच्चाई को छिपा देता जिसे वह महसूस कर चुके थे। एक रात उन्होंने तय कर लिया, अगर सच्चाई तक पहुंचना है तो खुद को मिटाना होगा। न कुर्सी का रुतबा काम आएगा, न सरकारी बत्ती। अगली सुबह उन्होंने अलमारी से अपनी पुरानी सफेद शर्ट निकाली, जिसे उन्होंने कॉलेज के दिनों में पहना था, जीन्स की पैंट पहनी और बालों में थोड़ा सा तेल लगाकर सादा चेहरा तैयार किया। पर्स में अपना सरकारी पहचान पत्र नहीं रखा, मोबाइल को एयरप्लेन मोड में डालकर घर में छोड़ दिया। केवल एक छोटा सा पॉकेट वॉइस ट्रांसमीटर और एक बटन कैमरा अपने कुर्ते के ऊपरी हिस्से में छुपाया। और फिर अपनी पुरानी बुलेट बाइक निकाली, जो उन्होंने कई साल पहले ली थी, आज धूल खा रही थी। बुलेट की आवाज थोड़ी ऊंची थी, इसलिए उन्होंने गली के बच्चों से कहा, जरा साइलेंट रहते हो बेटा, गाड़ी टेस्ट कर रहा हूं। और फिर धीमी रफ्तार में निकल पड़े, उस थाने की तरफ जिसका नाम सुनते ही आम आदमी कांप जाता था, रामनगर थाना। यह थाना जिले के सबसे पुराने इलाकों में था। यहां अक्सर मारपीट के केस, जमीन झगड़े, घरेलू हिंसा और कभी-कभी राजनैतिक संरक्षण में चल रही अवैध गतिविधियां और रिपोर्ट होती थीं। लेकिन हर बार एफआईआर की जगह चाय की प्याली और शिकायत के बदले धमकी मिलती थी। डीएम साहब जान चुके थे कि फाइलों में जो लिखा है वो अधूरा है। सच्चाई दीवारों में कैद है और उन्हीं दीवारों के बीच आज उन्हें घुसना था। सुबह के ठीक 10 बजे वो थाना रामनगर के मुख्य गेट पर पहुंचे। गेट आधा खुला था, बाहर कोई सिपाही नहीं था। अंदर एक हल्की सी आवाज आ रही थी। पुराने रेडियो पर एक फिल्मी गाना बज रहा था, सपनों की दुनिया से। विवेक ने हेलमेट उतारकर बाइक स्टैंड पर लगाई और धीमे कदमों से आगे बढ़े। उनकी नजर सबसे पहले उस सिपाही पर पड़ी जो गेट के अंदर रेडियो के पास बैठा था, एक आंख आधी बंद, पैर सामने की टेबल पर और हाथ में बासी समोसा। विवेक ने किसी को ध्यान न देने का नाटक करते हुए सीधा उस मेन हॉल की तरफ कदम बढ़ाए जहां अक्सर शिकायतकर्ता बैठते हैं। हॉल पूरी तरह खाली था। एक मेज पर पुरानी केस फाइलें फैली थीं और एक कुर्सी पर किसी का गमछा पड़ा था। उन्होंने जेब में हाथ डालकर ट्रांसमीटर चालू किया और बटन कैमरे को एक्टिव किया। हर कदम के साथ उनका दिल तेज धड़क रहा था। यह कोई फिल्मी दृश्य नहीं था, यह असल जिंदगी का वो मोड़ था
जहां एक अफसर ने खुद को एक आम नागरिक की तरह उस सिस्टम के सामने रखा था जिसे वह खुद चला रहे थे। थाने के अंदर कुछ सिपाही इधर उधर दिखे, कोई रजिस्टर में कुछ लिख रहा था, कोई अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा था, मगर जो मुख्य दरोगा था, थाने का प्रभारी, वह एक बड़ी कुर्सी पर बिना वर्दी के, बनियान और धोती में, खुला पेट, उस पर डला गमछा और आंखें मूंदे सो रहा था। उसके सामने की टेबल पर आधा खाया समोसा, एक ठंडी चाय की गिलास और एक खोला हुआ अखबार पड़ा था जिसमें क्राइम रिपोर्टिंग की हेडलाइन थी, जनता को न्याय कब मिलेगा। विवेक कुछ कदम आगे बढ़े और वहां खड़े होकर 2 बार खंखारते हुए दरोगा का ध्यान खींचने की कोशिश की। दरोगा जी आंख मलते हुए उठे। उन्हें जैसे कुछ समझ ही नहीं आया कि सामने कौन खड़ा है। कौन हो तुम बे? यह पहला शब्द था जो उस कुर्सी से निकला जिस पर कानून का प्रतिनिधि बैठा था। विवेक ने संयम रखते हुए जवाब दिया, जनता से कुछ शिकायतें हैं, सोचा देख लूं खुद। यह सुनते ही दरोगा के चेहरे पर जैसे बिजली दौड़ गई। उसने उठते ही अपनी कुर्सी को पीछे धकेला, 2 कदम आगे आया और बिना कोई और बात सुने अपने भारी हाथ से एक तमाचा जड़ दिया। विवेक के चेहरे पर वो तमाचा नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम की लानत थी जो जनता के विश्वास को एक झूठ में बदल रहा था। दरोगा चिल्लाया, स्टिंग कर रहा है क्या बे? औकात कैसे हुई थाने में घुसने की? तभी 2 सिपाही आए, विवेक को दोनों बाहों से पकड़ लिया और घसीटते हुए लॉकअप की ओर ले जाने लगे। भीतर का सन्नाटा टूट चुका था। बाहर बैठा सिपाही अभी भी रेडियो पर गाना सुन रहा था। अब तो आदत सी है मुझे ऐसे जीने में। और भीतर एक जिलाधिकारी, एक आम आदमी की शक्ल में, सलाखों के पीछे चुपचाप खड़ा सोच रहा था। क्या आज उसका फैसला गलत था, या यही वह आगाज था जो एक भूचाल बनकर आने वाला था? लॉकअप की सलाखों से भीतर झांकते हुए विवेक ने चारों ओर निगाह दौड़ाई। छोटी सी सीलन भरी दीवारों वाली वह कोठरी, जिसमें अक्सर अपराधी बंद किए जाते थे, आज वहां खड़ा था एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी था। न कोई गुस्सा उनके चेहरे पर था, न डर, केवल एक गहरी नमी थी उनकी आंखों में, एक अजीब सा शांत आक्रोश जो किसी भूले हुए वादे जैसा था। दरोगा अशोक यादव बाहर आकर अपने गमछे से पसीना पोंछते हुए बोला, लगे रहो, बहुत आए हैं ऐसे समाज सुधारक, आधे घंटे में सारा जोश निकल जाएगा। सिपाही हंसते हुए बोले, सर, लगता है कहीं से पढ़ा लिखा होगा, लेकिन अक्ल तो है नहीं, स्टिंग ऑपरेशन करने आया होगा। अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा, स्टिंग? मैं इसका स्टिंग निकालता हूं अभी। वो फिर लॉकअप के पास गया और लोहे की सलाखों के बीच से घूरते हुए बोला, बोल बे, कौन भेजा तुझे? पत्रकार है? विपक्षी पार्टी का आदमी? या कोई यूट्यूबर? विवेक चुप रहे। उन्होंने बस एक बार अपनी शर्ट की जेब में हाथ ले जाकर हल्का सा उस ट्रांसमीटर को दबा दिया जो अभी भी उनकी जैकेट की परत के नीचे काम कर रहा था। यह वही डिवाइस था जो उन्होंने महीनों पहले अपनी सुरक्षा टीम से बनवाया था, आपातकालीन जीपीएस अलर्ट ट्रांसमीटर। इस बटन के दबाते ही उनके सुरक्षा प्रभारी निरीक्षक अरुण मिश्रा के मोबाइल में एक विशेष टोन के साथ लोकेशन का संकेत जाता। लेकिन तब तक क्या सब कुछ बहुत देर हो चुका होगा? क्या अरुण मिश्रा समझ पाएगा कि यह अलर्ट सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी नहीं, बल्कि जिंदा इंसान की मदद की पुकार है? इसी असमंजस में लॉकअप में खड़े डीएम साहब की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। शारीरिक चोट तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन मानसिक रूप से एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए यह अपमान का स्तर असहनीय था। फिर भी उन्होंने खुद को संभाला। उन्हें मालूम था, यह लड़ाई निजी नहीं है, यह लड़ाई उन लाखों लोगों के लिए है जो रोज इसी तरह इस तंत्र से कुचले जाते हैं और उनके पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई ट्रांसमीटर नहीं होता। थोड़ी ही देर में दरोगा और सिपाही वापस अपनी कुर्सियों पर चले गए। बाहर फिर से वही फिल्मी गाने की आवाज गूंजने लगी, लेकिन विवेक की चेतना अब उस छोटे से कमरे तक सीमित नहीं थी। वह बार बार याद कर रहे थे अपने पिता की बात, बेटा, कुर्सी बड़ी नहीं होती, सेवा बड़ी होती है, कभी जनता को मत भूलना। तभी थाने से कुछ दूर जिले के मुख्यालय में डीएम ऑफिस के भीतर निरीक्षक अरुण मिश्रा अपनी टेबल पर बैठा था। रोज की तरह 2 फाइलें देख रहा था। तभी उसके मोबाइल में एक स्पेशल टोन बजी।
एक अजीब सी कंपाती बीप जो पिछले 4 सालों में कभी नहीं बजी थी। उसने घबराकर मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर एक लाल निशान चमक रहा था। इमरजेंसी अलर्ट, लोकेट नाउ। अरुण के माथे पर पसीना आ गया। उसने तुरंत लोकेशन मैप खोला और देखा कि यह सिग्नल रामनगर थाने से आया है। उसने देर नहीं की, अपने जूनियर अधिकारी को बुलाकर आदेश दिया, डीएम साहब खतरे में हैं, रामनगर थाना से सिग्नल आया है, तुरंत डीएसपी को कॉल करो और एडीएम को इन्फॉर्म करो। वहीं दूसरी ओर रामनगर थाना अपने ही अहंकार में डूबा सो रहा था। दरोगा फिर से अपनी कुर्सी पर गमछा डालकर आंखें मूंदे लेट गया था और एक सिपाही बाहर पान की दुकान पर ताजा बीड़ी लेने चला गया था। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस छोटे से थाने की नींव में अब विस्फोट होने वाला है। विवेक ने सलाखों के पीछे से झांकते हुए देखा। एक चिड़िया खिड़की के ऊपर से उड़ती हुई गुजरी। उन्हें वो चिड़िया भी आजाद लगी, लेकिन खुद को नहीं। वो बंद थे, लेकिन उम्मीदें खुली थीं। ट्रांसमीटर की आखिरी बीप अब उनके कान में गूंज रही थी, जैसे कह रही हो, सब्र रखो, मदद आ रही है। बाहर अभी भी कोई हलचल नहीं थी, लेकिन अब वक्त इंतजार का नहीं था। ये वो खामोशी थी जो तूफान से ठीक पहले आती है। थाने की उस तंग कोठरी में खड़े खड़े समय जैसे ठहर गया था। बाहर से किसी भी हलचल की कोई आवाज नहीं आ रही थी। अंदर विवेक के कानों में सिर्फ 3 ध्वनियाएं गूंज रही थीं। एक, अपनी तेज धड़कनों की। दूसरी, ट्रांसमीटर द्वारा दी गई अंतिम बीप की। और तीसरी, दरोगा के उस थप्पड़ की गूंज जो उनके गाल पर नहीं, पूरे सिस्टम के मुंह पर पड़ा था। उनके होंठ सूख गए थे और गले में एक कसक सी थी। लोहे की सलाखों से बाहर देखते हुए वो अपने ही विचारों में गहरे डूब चुके थे। जब वे आईएएस बने थे तो सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसे बंद कमरे में खड़े होकर खुद को साबित करना पड़ेगा। कुछ ही फीट दूर वही दरोगा अशोक यादव फिर से अपनी कुर्सी पर पसरा पड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना अखबार था जिसमें झिल्ले के पिछली किसी घटना की खबर छपी थी। एक विधायक ने किसी थाने का औचक निरीक्षण किया था, मगर उसे अंदर ही चाय पिलाकर विदा कर दिया गया था। अशोक यादव वहीं पढ़ते हुए बोला, औचक निरीक्षण सब नौटंकी है, असली कंट्रोल तो हम जैसे लोगों के हाथ में होता है। विवेक ने यह सब सुना, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस समय उनके लिए हर शब्द जहर की तरह था, जिसे पी जाना ही समझदारी थी। अंदर अंधेरा और उमस बढ़ती जा रही थी। दीवारों से पसीने की बू आ रही थी। सलाखों में धूप की एक पतली सी किरण घुसकर फर्श पर सीधी पड़ रही थी। उसी पर बैठ गए विवेक। उनकी आंखें उस किरण पर टिक गईं, मानो वो रोशनी उन्हें कुछ कह रही हो। ये वक्त भी बीत जाएगा। तभी दरवाजे के पास से एक सिपाही की आवाज आई, सर, मोबाइल की बैटरी खत्म हो रही है, चार्जर मिल नहीं रहा। दरोगा बोला, अरे यार, पीछे स्टोर रूम से ले आ, और हां, उस अंदर वाले को पानी भी दे देना, वरना मर गया तो पूछताछ झेलनी पड़ेगी। वो सिपाही चला गया और थोड़ी देर बाद एक पुराना स्टील का लोटा लेकर लौटा। उसने सलाखों के बीच से अंदर पानी दिया और बोला, ले पी ले भाई, ज्यादा नौटंकी मत कर। विवेक ने लोटे को धीरे से पकड़ा, एक घूंट पानी पिया और फिर उसे नीचे रख दिया। चेहरे पर ना कोई डर, ना कोई शिकायत, बस आंखों में वो शांति जो एक लंबे युद्ध से पहले आती है। उधर जिले के मुख्यालय में निरीक्षक अरुण मिश्रा अब तक डीएसपी और एडीएम को ब्रीफ कर चुका था। जीपें तैयार थीं, ड्राइवरों को निर्देश मिल चुके थे और सरकारी दस्तावेजों में दरोगा अशोक यादव का पूरा इतिहास खंगाला जा चुका था। डीएसपी ने एक बात कही, अगर डीएम साहब उस थाने में हैं और जो आप कह रहे हैं वो सच है, तो आज पूरे सिस्टम की साख दांव पर है। अरुण ने जवाब दिया, सर, वो आदमी कोई दिखावा नहीं करता। जब कहता है कि सच्चाई देखनी है तो खुद जाकर देखता है, और अगर वो वहां हैं तो खतरे में हैं। जीपों का काफिला निकल चुका था। सायरन बंद, सामान्य कपड़ों में अधिकारी और चेहरे पर चिंता की रेखाएं। रामनगर थाना अब भी अनजान था, जैसे कोई नशे में आदमी हो, जिसे पता ही नहीं कि जागने के बाद क्या उजड़ चुका होगा। विवेक अब भी उस ही सलाखों के भीतर बैठे थे, दीवार की ओट से आते एक छोटे से छेद में देख रहे थे बाहर के नीले आसमान को। तभी उनके मन में एक दृश्य कौंधा,
बचपन में पिता ने कहा था, बेटा, जब लोग तुझसे कहें कि मत टकरा, तभी टकराना, क्योंकि सबसे गंदगी वहीं छुपी होती है। और आज वो उसी गंदगी को सामने लाने के लिए उसी में उतर चुके थे। लेकिन क्या बाहर से कोई उनकी इस लड़ाई को पहचान पाएगा? क्या कोई समझेगा कि यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, यह एक लानत थी उस वर्दी पर जो जनता की रक्षक थी, मगर आज खुद दोषी बन चुकी थी? लॉकअप के बाहर से कुछ आवाजें आने लगीं, लेकिन ये पहले जैसी हल्की आवाजें नहीं थीं। अब वहां सन्नाटा था। कुछ सिपाही एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। विवेक ने कान खड़े किए। उन्हें लगा शायद अब कुछ बदलने वाला है। पर क्या यह वही पल है जब इतिहास करवट लेने वाला है? थाने के बाहर अब एक अलग ही किस्म की बेचैनी फैल चुकी थी। सूरज सिर पर चढ़ चुका था, लेकिन रामनगर थाना अभी भी उस नींद में डूबा हुआ था जिसे सत्ता के घमंड ने पाल रखा था। अंदर दरोगा अशोक यादव अब दोपहर के खाने की योजना बना रहा था। दाल बाटी मंगवा लो, और हां, वो नया हलवाई है ना बस स्टैंड के पास, वहां से खीर भी। सिपाही हंसते हुए बोले, सर, आज तो मजा आ गया। जो आया था हीरो बनने, अब लॉकअप में बैठा है मुर्गा बना। इसी बीच करीब 1:30 पर थाने के बाहर एक काली स्कॉर्पियो धीरे से आकर रुकती है। उसके पीछे एक सफेद बोलेरो और एक नीली नंबर प्लेट वाली सरकारी गाड़ी। किसी ने सायरन नहीं बजाया, कोई अफरा तफरी नहीं मचाई, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी ठंडक आ गई। दरवाजा खुलता है। सबसे पहले बाहर निकलते हैं निरीक्षक अरुण मिश्रा। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन चाल में दृढ़ता थी। पीछे पीछे डीएसपी साहब और फिर एडीएम, सभी सामान्य कपड़ों में, बिना किसी दिखावे के। थाने के मुख्य गेट पर तैनात एक सिपाही उन्हें पहचान नहीं पाया। बोला, अंदर कोई काम है क्या? अरुण मिश्रा ने जेब से कार्ड निकालते हुए सिर्फ इतना कहा, हमारी टीम डीएम साहब की खोज में है। अब सवाल पूछने का वक्त नहीं है। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से डीएसपी ने गेट को धक्का देकर खोला और सीधे अंदर घुस गए। अंदर बैठे दरोगा और उसके सिपाहियों के होश उड़ गए। दरोगा अपनी कुर्सी से हड़बड़ाकर उठा। अरे क्या हो रहा है? कौन लोग हैं ये? डीएसपी ने गरजते हुए कहा। कहां हैं हमारे डीएम साहब? किस हालत में हैं? थाने का पूरा स्टाफ एकदम सन्न रह गया। दरोगा की आंखों में पल भर के लिए डर की एक परत चमकी। फिर उसने बनावटी साहस से कहा, डीएम? कौन डीएम? यहां कोई अफसर नहीं आया। एक आदमी आया था, उसे लॉकअप में डाला है। अरुण मिश्रा आगे बढ़ते हुए गुस्से में बोले, जिसे तुमने लॉकअप में डाला है वो आदमी इस जिले का जिलाधिकारी है, विवेक चौधरी, समझे? यह सुनते ही दरोगा के हाथ से गमछा गिर गया। उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। सिपाही पीछे हटने लगे। कुछ तो अपनी टोपी उतारकर जेब में छिपाने लगे। डीएसपी ने चीखते हुए कहा, लॉकअप की चाबी लाओ। 1 सेकंड की देरी भी तुम्हारे लिए भारी पड़ेगी। दरोगा कांपते हाथों से चाबी निकालकर सिपाही को थमाता है। वह भागकर लॉकअप खोलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर से विवेक चौधरी शांत चेहरा लिए बाहर निकलते हैं। सभी अधिकारी झुककर उन्हें सैल्यूट करते हैं। अरुण मिश्रा के गले से आवाज नहीं निकलती। सर, ये कैसे? विवेक कुछ नहीं कहते, बस हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, सत्य को देखना था तो सत्य बनकर ही जाना पड़ा। दरोगा अब भी स्तब्ध है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका है। वो कांपते हुए बोलता है, माफ कर दीजिए साहब, पहचान नहीं पाया। विवेक उसकी तरफ देखे बिना एडीएम को आदेश देते हैं, धारा 353, 332, 342 और 506 के अंतर्गत इस दरोगा और 2 अन्य सिपाहियों को अब भी और यहीं गिरफ्तार करो। एडीएम ने एक्शन लेते हुए तुरंत वॉकी टॉकी में निर्देश दिए और कुछ ही मिनटों में तीनों को हथकड़ी लग चुकी थी। थाने के बाहर अब लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जो दृश्य सामने था वो इतिहास बन रहा था। विवेक चुपचाप जीप में बैठ गए। बाहर से देखने पर वो वहीं सादा इंसान लग रहे थे, लेकिन अंदर आज उन्होंने पूरा सिस्टम हिला दिया था। गर्मी अपने चरम पर थी, मगर रामनगर थाने के भीतर जो सन्नाटा पसर चुका था वह किसी ठंडी रात से भी ज्यादा ठहराव भरा था। 3 लोगों को हथकड़ियों में बांधकर बाहर लाया गया। दरोगा अशोक यादव, सिपाही रमेश और सुरेंद्र। भीड़ चुपचाप देख रही थी, कोई बोल नहीं रहा था।
मगर हर आंख में एक ही सवाल था, क्या वाकई यही डीएम है? डीएसपी साहब ने सबके सामने स्पष्ट किया, आप सभी जान लें, जिन्हें आपने आम आदमी समझा वही जिले के जिलाधिकारी हैं, और जो उन्हें अपमानित कर रहा था वही आज जनता के सामने बेनकाब हुआ है। थाने के बाहर भीड़ की हलचल धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कोई चिल्लाया, ये तो वही आदमी है जो सड़क पर ठेला वालों से बात कर रहा था। भीतर विवेक चौधरी अब थाने के रिकॉर्ड रूम में बैठे थे। उन्होंने स्टाफ से कहा, वो रजिस्टर लाओ जिसमें गिरफ्तारी दर्ज होती है। एक सिपाही जल्दी से रजिस्टर लेकर आया। विवेक ने अपने हाथ से गिरफ्तारी के कॉलम में लिखा, अशोक यादव, वर्तमान थानाध्यक्ष, धाराएं 353 लोक सेवक पर हमला, 332 सरकारी कार्य में बाधा, 342 गलत तरीके से कैद करना, 506 धमकी देना। गवाह जिलाधिकारी स्वयं। यह पहला मौका था जब किसी डीएम ने अपने हाथ से गिरफ्तारी की लिखित पुष्टि की थी, और वो भी उसी थाने में जहां कुछ घंटों पहले तक उन्हें एक अपराधी समझा जा रहा था। दरोगा, जो अब हथकड़ी में था, बार बार एक ही बात बोल रहा था, माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई, मैं समझा नहीं। विवेक ने उसकी तरफ देखा, मगर कोई गुस्सा नहीं दिखाया। बोले, समस्या ये नहीं कि तुमने थप्पड़ मारा, समस्या ये है कि अगर मैं डीएम ना होता तो तुम आज भी ऐसा ही करते। यही तुम्हारा असली चेहरा है। अंदर का एक सिपाही, जो दरोगा का बहुत करीबी था, धीरे धीरे रजिस्टर के पन्ने पलट रहा था। उसने नजरें झुका लीं। शायद उसे भी अपने अंदर कुछ चुभने लगा था। अगले कुछ मिनटों में ही सीओ, एडिशनल एसपी और कुछ मीडिया वाले भी थाने पहुंच गए। अब रामनगर थाना किसी सरकारी बिल्डिंग की तरह नहीं, बल्कि एक कोर्ट कचहरी का दृश्य बन चुका था। मीडिया वालों ने पहले तो कैमरे ऑन किए, फिर सवालों की बौछार शुरू कर दी। साहब, क्या आप जानबूझकर गए थे स्टिंग करने? क्या इस तरह का औचक निरीक्षण अब रूटीन बनेगा? क्या बाकी अफसर भी ऐसे ही उतरेंगे जमीन पर? विवेक ने केवल एक बार माइक पकड़ा और शांत स्वर में बोले, मैं स्टिंग करने नहीं गया था, मैं सच्चाई देखने गया था। लगें तो अफसर को खुद फाइल बन जाना चाहिए, मैंने वही किया। पूरे प्रदेश के न्यूज चैनलों पर यह बयान लाइव चलने लगा। कुछ ही मिनटों में इस खबर ने सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलना शुरू कर दिया। ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे, या डीएम की हकीकत, थाने में थप्पड़, अफसर बने आम आदमी। अखबारों की हेडलाइन तैयार होने लगी, डीएम को थप्पड़ मारने वाला दरोगा अब खुद सलाखों के पीछे। विवेक चौधरी ने व्यवस्था को उसकी असल तस्वीर दिखा दी। बिना रुतबा, बिना गाड़ी, डीएम ने खुद को सिस्टम के हवाले किया। रामनगर थाना अब घुटनों पर था। हर कमरे में चुप्पी थी, हर चेहरे पर पछतावा। अगले 1 घंटे में दरोगा और दोनों सिपाहियों को झिल्ला मुख्यालय ले जाया गया। वहीं से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। विवेक चौधरी जब थाने से बाहर निकले तो कोई तामझाम नहीं था। बस एक पुरानी बुलेट बाइक वहीं बाहर खड़ी थी, जिस पर बैठकर वह आए थे। एक पत्रकार ने कैमरे की ओर मुख करते हुए कहा, इस बाइक ने आज न सिर्फ एक अफसर को पहुंचाया, बल्कि पूरे देश को यह दिखाया कि अगर नीयत साफ हो तो व्यवस्था को भी झुकाया जा सकता है। और उस क्षण पूरे थाने के ऊपर जैसे किसी अदृश्य साए ने फुसफुसाकर कहा, अब यह थाना वैसा नहीं रहेगा। रामनगर थाना अब सिर्फ एक सरकारी इमारत नहीं रहा था। वहां जो कुछ घटा वो एक आंधी की तरह पूरे प्रदेश की हवा बदल चुका था। और इस आंधी की पहली गरज जब गूंजी तो उसका असर सबसे पहले राजधानी तक पहुंचा। पत्रकारों के न्यूज रूम से लेकर मंत्रियों के दफ्तर तक हर जगह एक ही नाम गूंज रहा था, विवेक चौधरी। घटना के ठीक 6 घंटे बाद राजधानी के एक प्रमुख न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चली। जिले के डीएम को दरोगा ने मारा थप्पड़। सच्चाई की खोज में खुद को किया आम, हुआ वायरल। उसके साथ एक वीडियो चल रहा था, उसी गुप्त कैमरे का फुटेज जिसमें साफ साफ देखा जा सकता था, दरोगा गाली देते हुए उठता है, डीएम को थप्पड़ मारता है और फिर चिल्लाकर कहता है, औकात क्या है तेरी? यह वीडियो एक न्यूज चैनल से दूसरे, फिर सोशल मीडिया से आम जनमानस तक बिजली की गति से फैल गया। लाखों लोगों ने कुछ ही घंटों में देखा, शेयर किया और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। टिप्पणियों में लिखा गया,
ऐसा डीएम हर जिले में होना चाहिए। अब जाकर यकीन हुआ कि कुछ अफसर सच में जनता के हैं। इस थप्पड़ ने पूरे तंत्र को बेनकाब कर दिया। वहीं कुछ लोग उलझन में भी थे। क्या वाकई अफसरों को ऐसे जाना चाहिए बिना सुरक्षा? ये तो खुद अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। क्या यह तरीका ठीक है? इन्हीं सवालों के बीच शाम को ठीक 7 बजे जिले के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। सभी बड़े मीडिया चैनल के प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नेता वहां मौजूद थे। स्टेज पर विवेक चौधरी आए। वही सादगी, वही सफेद शर्ट, बिना कोट पैंट, बिना गार्ड्स के। कैमरे की लाइट उनके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उनकी आंखों में थकान नहीं, तेज था। उन्होंने माइक पकड़ा और बिना किसी लंबे प्रस्तावना के बोले, मैं वहां डीएम बनकर नहीं गया था। मैं वहां एक आम आदमी बनकर गया था, ताकि समझ सकूं कि जब कोई मजदूर, महिला या छात्र थाने जाता है तो उसके साथ क्या होता है। मैं उस व्यवस्था को देखना चाहता था जिसे हम सुधारने का दावा करते हैं। मैं सिर्फ देखने नहीं गया था, मैं महसूस करने गया था। कमरे में सन्नाटा था। पत्रकार चुप थे। कुछ कैमरा क्रू के लड़के तक रुककर सुन रहे थे। फिर उन्होंने जेब से एक छोटा सा रजिस्टर निकाला, वही जिसमें उन्होंने थाने में दरोगा की गिरफ्तारी की धाराएं खुद दर्ज की थीं। वो बोले, ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक प्रणाली को उसकी असल तस्वीर दिखाने की कोशिश थी। हमें समझना होगा कि अगर प्रशासनिक अफसर सिर्फ बैठकर फाइलों से हुक्म चलाते रहेंगे तो जनता के बीच फैली सड़ांध को महसूस नहीं कर पाएंगे। फिर एक क्षण को रुककर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मैं कोई क्रांतिकारी नहीं हूं। मैं सिर्फ एक अफसर हूं जो जनता के पैसे से तनख्वाह लेता है। मेरा कर्तव्य था और मैंने निभाया। बाकी निर्णय अब सरकार और आप सबके हाथ में है। तालियों की गूंज से पूरा सभागार भर गया। कई वरिष्ठ पत्रकारों की आंखों में आंसू थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक जिलाधिकारी इतना शांत, इतना विनम्र और इतना साहसी भी हो सकता है। इस बयान के कुछ ही देर बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी बयान आया। इस घटना को हम प्रशासनिक प्रशिक्षण की एक मिसाल मानते हैं। यह हमारी आंखें खोलने वाली घटना है। गृह मंत्रालय ने एक विशेष रिपोर्ट मंगाई। कैसे हुआ सब कुछ? किस तरह से ट्रांसमीटर ने काम किया? क्या ऐसे गुप्त निरीक्षण आगे भी होने चाहिए? उधर दिल्ली के लॉ कॉलेज और प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों में इस केस को केस स्टडी के रूप में पढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई। विवेक चौधरी से पत्रकारों ने बाद में एक सवाल पूछा, क्या डर नहीं लगा कि जान को खतरा हो सकता है? वो मुस्कुराए और बोले, मैं जान बचाने के लिए अफसर नहीं बना था। मैं वो सच्चाई देखने के लिए बना था जो सिर्फ चश्मा पहनने से नहीं, बल्कि आंखें खोलकर देखने से मिलती है। और इस जवाब ने पूरे देश को हिला दिया। 3 सप्ताह बीत चुके थे, लेकिन रामनगर थाने की दीवारों पर अब भी वो सन्नाटा चिपका हुआ था जो उस दिन डीएम साहब के चुपचाप निकल जाने के बाद पसर गया था। दरोगा अशोक यादव अब जिला कारागार में था। उसने जमानत की कोशिश की, मगर जनता के गुस्से और मीडिया के दबाव के कारण अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में ही रखा। थाने के बाकी सिपाही अब सीधा होकर बैठने लगे थे। रजिस्टर की लाइनें साफ हो चुकी थीं और आने वाले हर फरियादी को चाय तो नहीं, मगर इज्जत जरूर मिलने लगी थी। यह बदलाव किसी आदेश से नहीं आया था, यह बदलाव एक तमाचे से आया था, जो शब्दों से नहीं, सिस्टम की आत्मा से बोला गया था। इधर मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रशासनिक सलाहकारों की एक विशेष बैठक हुई। मुख्य सचिव ने एक फाइल टेबल पर रखी, रामनगर केस फाइल। उसमें न केवल घटना का विवरण था, बल्कि डीएम विवेक चौधरी द्वारा सुझाए गए प्रशासनिक सुधार के प्रस्ताव भी थे। प्रस्ताव में लिखा था, प्रत्येक जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और तहसीलदार को महीने में कम से कम एक दिन बिना वर्दी, बिना पहचान, बिना रुतबा जनता के बीच जाकर वास्तविक स्थिति देखने की अनिवार्यता हो। यह प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं, अब व्यवस्था का हिस्सा होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने फाइल पढ़कर सिर हिलाया। यह आदमी सच में अलग सोचता है, मगर ठीक यही तो हमें चाहिए। 2 दिन के भीतर गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की। राज्य के सभी जिलों में गुप्त निरीक्षण की योजना को चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा।
प्रारंभ में 10 जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना जाएगा, जिसमें रामनगर पहले स्थान पर होगा। विवेक चौधरी को सूचना मिली, मगर उन्होंने न कोई प्रतिक्रिया दी, न प्रेस को बयान दिया। वो तब एक छोटे से गांव में स्थित एक स्कूल में निरीक्षण कर रहे थे। उसी स्कूल में जहां 2 साल से विज्ञान का शिक्षक नहीं था और जहां बच्चे अब भी दरी पर बैठते थे। एक वरिष्ठ शिक्षक ने जब पूछा, साहब, इतना बड़ा काम कर दिया, अब तो आप ऊपर चले जाएंगे ना? विवेक ने मुस्कुराकर कहा, ऊपर जाना मकसद नहीं है, मकसद है नीचे खड़े रहकर ऊपर वालों को देखना बंद कराना। इसी बीच राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान LBSNAA ने एक पत्र जारी किया, विवेक चौधरी केस स्टडी। अब 2025 से 2026 बैच के लिए अनिवार्य पाठ्यक्रम होगा। उसमें घटना का पूरा विवरण, संवाद, परिस्थितियां और परिणाम शामिल किए गए। केस स्टडी का शीर्षक रखा गया, जब शक्ति लोग बन जाती है, एक अफसर की चुप क्रांति। यह दस्तावेज देश के हजारों नए अफसरों के लिए प्रेरणा बनने जा रहा था। और जनता, वो अब जानने लगी थी, अफसर को कुर्सी से नहीं, इंसानियत से मापा जाता है। कुछ युवाओं ने सोशल मीडिया पर एक नया अभियान शुरू किया, मेन भी विवेक। लोग अपने इलाके के अफसरों से अपील करने लगे, एक दिन बन जाइए आम आदमी, देखिए हम किस हाल में हैं। वीडियो, चित्र, कविताएं, सब में विवेक चौधरी अब एक नाम नहीं, एक प्रतीक बन चुके थे। जब दिल्ली से एक वरिष्ठ पत्रकार ने उनका इंटरव्यू मांगा, तो उन्होंने एक ही वाक्य में जवाब भेजा, मैं भाषण देने के लिए नहीं बना, मैं सुनने के लिए बना हूं। इसलिए मैं वहीं हूं, वहीं खड़ा, जहां लोग चीख रहे हैं। आखिरी खबर ये आई, राज्य सरकार ने विवेक चौधरी को सम्मानित करने के लिए नायक प्रशंसा पुरस्कार घोषित किया। समारोह के दिन मंच तैयार था, लोग तालियों से स्वागत करने को बेताब थे, मगर विवेक नहीं आए। किसी ने पूछा, वो क्यों नहीं आए? उत्तर मिला, वो एक थाने में हैं। नहीं नहीं, इस बार आम आदमी बनकर नहीं, इस बार शिकायतकर्ता की कहानी सुनने गए हैं, ताकि अगली बार कोई और थप्पड़ ना खाए। और उस क्षण अफसरशाही की परिभाषा बदल गई। यह कोई आंदोलन नहीं था, कोई लाठी नहीं चली, कोई बैनर नहीं फहरा, लेकिन यह एक ऐसा थप्पड़ था जो इतिहास की किताबों में गूंजता रहेगा, हर उस अफसर के लिए जो कभी यह सोचता है, क्या मैं अकेले कुछ बदल सकता हूं? हां, बदल सकते हो। बस रुतबा उतार दो और इंसान बनकर भीतर उतर जाओ।